हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं सेल में। और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इसको कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। कि एक इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए मेनली यूज होते हैं। तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग के लिए यूज होने वाले इंटरकनेक्टेड सेल ऑर्गेनेलिज क्या बनाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिज इसमें इन्वॉल्व है, ये नीट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। तो चार ही वर्ड आपको याद रखने हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आ जाएगा आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह लो आप, गोल्गी बॉडी कह लो आप इसको। देन कम्स तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज लाइसोसोम। एंड फाइनली वैक्यूल्स। इन चारों सेल ऑर्गेनेलिज के फंक्शन ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं। इसके अलावा चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, चाहे हम प्लास्टिड्स की बात करें, या कोई और स्ट्रक्चर हो पेरोक्सिसोम जैसी, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाते। ठीक है ना बच्चों? तो इसमें से पहले कंपोनेंट से अभी हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको सेलुलर नेट भी कहते हैं, सेलुलर इनर नेट। देखिए सेल है, सेल में ये एक नेटवर्क है जो कि इस काम में हेल्प करता है। ठीक, कैसे? देखिए ये एक सबसे पहले बात तो वही आ जाएगी वापस से, एक्सटेंसिव नेटवर्क है बच्चों। किसका नेटवर्क है? मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम यहां पे करता है, एक इंपॉर्टेंट डिवीजन यहां पे करता है कि जो साइटोप्लाज्म है सेल का, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये सेल का पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इसको दो एरिया में डिवाइड कर देगा, इंट्राल्यूमिनल एंड एक्स्ट्राल्यूमिनल। हाइपोथेटिकली हम ऐसे कर लेते हैं, एक्स्ट्राल्यूमिनल। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म को दो एरियाज में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो एक्स्ट्राल्यूमिनल और इंट्राल्यूमिनल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, कि इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो कोई आ जाएगा इंट्राल्यूमिनल, इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक्स्ट्राल्यूमिनल का मतलब रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, कि उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा जो बच गया वो क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है। अब जो ये एक्सटेंट है, क्योंकि ये सारे की सारी यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, पाया जाता है, एक्सेप्ट एग सेल, एम्ब्रियोनिक सेल एंड मैच्योर्ड ह्यूमन आरबीसीज। अब अगर स्ट्रेटेड मसल में ये प्रेजेंट है तो उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, क्योंकि वहां पे वर्ड ही सार्कोप्लाज्मिक यूज किया जाता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना प्रेजेंट है किसी सेल में, वो वेरी करता है, वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। अब ये नॉर्मली 30 to 60% बनाता है किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम का, ऑफ मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ ए सेल। जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया है, इंटरनल सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाता है 30 to 40 टाइम्स। देख रहे हो ना आप, कितनी एक्सटेंसिव नेटवर्किंग है यहाँ पे। तो टोटल सरफेस एरिया 30 to 40% बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती हैं उनमें ज्यादा प्रेजेंट होता है, जैसे पैनक्रिया सेल्स या पैनक्रेटिक सेल्स, लीवर सेल्स। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं वहां पे एक्सटेंसिवली पाया जाता है।
वहां पे ज्यादा होता है। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। उसके बाद स्टोरेज सेल्स में ज्यादा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स इन एडिपोज सेल्स। लेकिन ये बहुत कम अमाउंट में मिलता है, बहुत कम मिलता है स्पर्मेटोसाइट्स में। इन स्पर्मेटोसाइट्स दो चीजें हैं। देखिए यहां पे मेनली किस फॉर्म में मिल रहा था? ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में। स्पर्मेटोसाइट्स में कम भी है और वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ये ट्यूब्यूल वेसिकल क्या है ये भी आपको बताने वाला हूं। तो ये इसकी अकरेंस की बात हो गई बच्चों। नाउ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप्स होती हैं, रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ देखिए RER एंड SER, इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इट्स मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप का होता है। रफ कि अपीयरेंस में रफ हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। अगर इसकी मेम्ब्रेन पे राइबोसोम्स हैं तो वो क्या कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक। एंड राइबोसोम्स एब्सेंट हैं देन इट अपीयर स्मूथ इन टच, तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देते हैं बच्चों। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ग्रैनुलर, RER को ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन पे पोर्स होते हैं, मेम्ब्रेन पे पोर्स होते हैं, गैप्स होते हैं, एंड वो एरिया अटैच होता है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा दो टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोफोरिन 1 एंड राइबोफोरिन 2, राइट। तो अब ये राइबोफोरिन क्या करते हैं, इनका क्या काम होता है? ये हेल्प करते हैं इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक। अब उसकी हेल्प से जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहते हैं, वो सिंथेसाइज होते रहते हैं, वो बनाते रहते हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात होगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हो जाएगा कि राइबोसोम्स नहीं होंगे, इसलिए उसको एग्रेनुलर कह देंगे। ये ग्रेनुलर था तो वो क्या हो जाएगा? एग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों मेनली सिस्टर्न के फॉर्म में मिलता है, जबकि ये ट्यूब्यूल्स या वेसिकल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स मेम्ब्रेन के सरफेस पे होंगे, ये एब्सेंट होंगे। ये ग्रेनुलर होता है, इसको ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट इज नोन एज एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डीपली सिचुएटेड है साइटोप्लाज्म में, ये सुपरफिशियली नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये फंक्शन हो गया क्योंकि प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं एंड प्रोटीन्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन ये लिपिड्स, स्टेरॉइड या ग्लाइकोजन के फॉर्म में हेल्प करता है। RER से ही SER की फॉर्मेशन होती है, जबकि SER से गोल्गी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक याद रहेंगी बातें आपको? चलिए, अब वो फॉर्म कौन सी होती है जिन तीन फॉर्म्स में नॉर्मली देखने को मिलता है, पाया जाता है? सिस्टर्न, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने शुरू में बताया मेम्ब्रेन लाइन चैनल्स है, स्पेसेस है, जो कि एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो एक दूसरे से ये बहुत अलग होते हैं। जो मेम्ब्रेन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो 50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिक होती है,
50 to 60 एंगस्ट्रॉम थिक है और ये 3 फॉर्म में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले सिस्टर्न की बात करें, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इनका डायमीटर होता है 40 to 50 नैनोमीटर। बंडल्स में मिलते हैं, फाउंड इन बंडल्स एंड लाई पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसी सेल जहां पे सिंथेटिक एक्टिविटी होती है वहां पे सिस्टर्न प्रेजेंट होते हैं। दूसरी फॉर्म जो होती है बच्चों, दैट इज नोन एज ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस हैं, अभी हमने देखा इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये कनेक्टेड होते हैं सिस्टर्ने से, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अटैच हो जाते हैं सिस्टर्ने से टू फॉर्म रेटिकुलर सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? रेटिकुलर सिस्टम। तो इंपॉर्टेंट है, रेटिकुलर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? सिस्टर्ने एंड ट्यूब्यूल से। इनका डायमीटर 50 to 100 नैनोमीटर तक होता है। एंड थर्ड टाइप इज वेसिकल्स। ये ओवल स्ट्रक्चर्स हैं, स्फेरिकल राउंडेड सैक्स हैं जो 25 से 500 नैनोमीटर तक डायमीटर गए हो सकते हैं। ये वैक्यूल जैसे दिखते हैं और ये साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड रहते हैं, अलग थलग पड़े रहते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके तो क्या बना देंगे? रेटिकुलर सिस्टम बना देते हैं। तो वेसिकल्स को माइक्रोसोम भी कहा जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोसोम्स। ठीक, याद रह जाएगा आपको। चलिए, अब फंक्शंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम अलग अलग पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो अलग अलग पे पूछा जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या होते हैं? तो हमने अभी बात करी थी राइबोफोरिन्स की। तो राइबोफोरिन प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर राइबोसोम्स, ठीक। तो राइबोसोम को अटैचमेंट प्रोवाइड कर देता है, अटैचमेंट पॉइंट साइट। दूसरा, प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया। किसको? वो भी राइबोसोम्स को। तीसरा, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्सटेंसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन, एंजाइम प्रिकसर्स हैं यहां पे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर लाइसोसोम फॉर्मेशन। लाइसोसोम की फॉर्मेशन कहां से होती है? गोल्गी एपरेटस से, ठीक। अब बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है? फैट सिंथेसिस। वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यहां पे होता है फैट सिंथेसिस। कहां पे? फैट सिंथेसिस इनसाइड एडिपोज टिश्यू सेल्स, ठीक। स्फेरोसोम्स की फॉर्मेशन आगे हम पढ़ेंगे, स्फेरोसोम्स क्या होते हैं। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, में भी हेल्प करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स इन लीवर, वहां पे स्टोर होता है। और एज ए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे प्रेजेंट होता है? मसल्स में। एज ए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन मसल्स इट स्टोर कैल्शियम आयंस, क्योंकि मसल मूवमेंट के लिए कैल्शियम आयंस बहुत जरूरी होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन,
डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब कि पॉइजनस इफेक्ट को रिमूव करना, to take part in detoxification of toxic chemicals, toxic substances with the help of cytochrome. और उसको भी स्पेसिफिकली अगर आप याद रखना चाहो तो P450। और जो RER के सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स होते हैं वो पास हो जाते हैं गोल्गी को, गोज टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स थ्रू SCR। तो ये बात होगी बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, कोई बट है तो आप फटाफट बाय नीति के कमेंट सेक्शन में आ जाओ, ठीक है। क्योंकि अगला पार्ट जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, हमने क्या क्या बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद क्या बताया था, सेकेंड पार्ट हमने क्या बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, यस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब बात करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, उसके बाद लाइसोसोम एंड देन वैक्यूल्स, ठीक। तो अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स